वेरी गुड डॉक्टर अब्दुल रशीद, आप वाकई सुपर जीनियस हैं। आपने साइंस से रुकावट दूर कर दी है। वेरी गुड। अब ब्लैक हेड का फॉर्मूला मुकम्मल होगा और फिर पूरी दुनिया के मुसलमानों को हलाक होना पड़ेगा। वेरी गुड डॉक्टर अब्दुल रशीद। डॉक्टर जोसेफ ने मसरत भरे लहजे में कहा, मुसलमानों को हलाक। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने चौंक कर कहा। वो इस वक्त डॉक्टर जोसेफ के ऑफिस में मौजूद था। हाँ, मुसलमानों को हलाक, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम इस फार्मूले की तकमील से पहले ही मर चुके होगे। ये ठीक है कि तुम मेरे बहनोई हो, लेकिन तुम मुसलमान हो और मैं यहूदी, और मैं ये बात कैसे फरामोश कर सकता हूँ कि तुमने मेरी बहन इथिल को वरगलाकर मुसलमान किया था, इसलिए तुम्हारी कम से कम सजा मौत है। डॉक्टर जोसेफ ने तेज लहजे में कहा, और इसके साथ ही उसके हाथ में मशीन पिस्टल नजर आने लगा। उसके चेहरे पर यकलख्त सपाकी के तासुरात इस तरह नुमाया नजर आने लग गए थे कि जैसे वो साइंसदान ना हो बल्कि किसी जेल का जल्लाद हो। क्या तुम वाकई मुझे हलाक करने के लिए यहाँ लाए हो? डॉक्टर अब्दुल रशीद ने तेज लहजे में कहा। हाँ, क्योंकि तुम मुसलमान हो और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी मुसलमान को जिंदा देखूं, लेकिन चूंकि मजबूरी थी कि तुम ही ये साइंस से रुकावट दूर कर सकते थे, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा और तुम्हारी खुशामदीद करना पड़ी। मैंने इसराइल के सदर साहब से तुम्हें यहाँ लाने की बाज़ाब्ता मंजूरी ली थी, लेकिन उन्होंने भी इस शर्त पर इजाजत दी थी कि जब तुमसे काम ले लिया जाए तो तुम्हें हलाक करके तुम्हारी लाश गोश्तखोर मछलियों के सामने डाल दी जाए, वरना इस लेबोरेटरी में किसी मुसलमान का तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। आम आदमी को यहाँ लाना तो एक तरफ, किसी को इस बारे में बताया भी नहीं जा सकता। डॉक्टर जोसेफ ने कहा। मशीन पिस्टल उसने हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ था। लेकिन तुमने खुद बताया था कि पाकिस्तानी एजेंट इस लेबोरेटरी पर हमला करने के लिए चल पड़े हैं, डॉक्टर अब्दुल रशीद ने कहा। तो डॉक्टर जोसेफ बेख्तियार हंस पड़ा। यही तो असल डॉज है। ब्लैक हेड लेबोरेटरी यही है। ब्लैक हेड पर काम इस लेबोरेटरी में हो रहा है, लेकिन सामने दूसरी लेबोरेटरी है जो थोड़े फासले पर जजीरे में है। इस ब्लैक हेड लेबोरेटरी के ऊपर तो एक्रीमियन फौज का मौसलाती सेंटर है, और वहां भी किसी को मालूम नहीं है कि असल ब्लैक हेड लेबोरेटरी कहाँ है। पाकिस्तानी एजेंट अगर कामयाब भी हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा जजीरे वाली लेबोरेटरी को तबाह करके चले जाएंगे और मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन जब ब्लैक हेड की मदद से पूरी दुनिया के मुसलमानों को मौत के घाट उतारा जा रहा होगा तो उनके पास पूरी दुनिया में कोई जाय पनाह ना होगी, और फिर पूरी दुनिया पर यहूदियों की अजीम सल्तनत कायम हो जाएगी। डॉक्टर जोसेफ ने कहा। पाकिस्तानियों के बारे में तुम अभी कुछ नहीं जानते डॉक्टर जोसेफ। हर पाकिस्तानी अपने वतन और पूरी दुनिया के मुसलमानों को बचाने के लिए अपनी जान दे सकता है। तुम्हारा यह ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा। ये फार्मूला पाकिस्तान की मिल्कियत था, क्योंकि इसे मैंने सोचा और इस पर काम किया था, और ये पाकिस्तान के ही काम आएगा। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने कहा। तुम तो अभी मुर्दा हो जाओगे, तुम ये फार्मूला कैसे ले जा सकते हो? डॉक्टर जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा। देखो, ये मेरी जेब में फार्मूला मौजूद है, और ये भी बता दूं कि मैंने लाइजाइम गैस के साथ एक खुसूसी डिचार्जर नस्ब कर दिया है। तुम लोग तो इधर का रुख ही नहीं करते, इसलिए तुम्हें मालूम ही नहीं हो सका। और ये वायरलेस बम भी मुझे तुम्हारे असला खाने से मिल गया था, जिसे तुमने बंद कर रखा है, और जहां से तुमने ये मशीन पिस्टल निकाल कर यहाँ मेज की दराज में रखा होगा। और ये भी बता दूं कि मैंने मिनी सबमरीन के जरिए यहाँ से निकलने का भी पूरा बंदोबस्त कर लिया है। मैंने ऐसे इंतजाम कर लिए हैं कि मैं रास्ते में बेहोश भी नहीं होऊंगा और बखैर व आफियत ग्रीन वैली पहुंच जाऊंगा। और ये भी बता दूं कि मैंने तुम्हारे मशीन रूम में मौजूद उस मशीन को ऑपरेट करके उसमें तमाम कोड्स ऑपरेट कर दिए हैं, इसलिए जैसे ही मैं मिनी सबमरीन में उतरकर इसका बटन प्रेस करूंगा तो मशीन खुद ब खुद ऑपरेट हो जाएगी, और मैं मिनी सबमरीन के जरिए यहाँ से निकल जाऊंगा। और फिर ग्रीन वैली पहुंचकर मैं डिचार्जर का बटन प्रेस कर दूंगा तो लाजाइम गैस के जखीरे के साथ नसब बम फट जाएगा, और ये जहरीली गैस पूरी लेबोरेटरी में फैल जाएगी। और फिर जब इसका दबाव बढ़ेगा तो ये पूरी लेबोरेटरी को इस तरह तबाह कर देगी जैसे इसके अंदर एटम बम फट गया हो। फिर बताओ कि कैसे यहूदी ब्लैक हेड के जरिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को हलाक करेंगे? बोलो, बताओ। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने तेज तेज लहजे में कहा। तुम शायद अभी तक जहनी मरीज हो। तुम्हारी यहाँ एक एक हरकत हमारी निगाह में रही है। तुम्हें इतना वक्त ही नहीं मिल सका कि तुम ये सब कुछ करो। डॉक्टर जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारी निगरानी करने वाली मशीन को भी मैंने जाम कर दिया था। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बेहद दिलचस्पी रही है, इसलिए ऐसी मशीनों को मैं न सिर्फ अच्छी तरह समझता हूँ बल्कि उन्हें ऑपरेट भी कर लेता हूँ। निगरानी करने वाली मशीन तुम्हें ओके का सिग्नल देती रही, लेकिन इस दौरान मैं अपना काम करता रहा। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा। जो कुछ भी हो, लेकिन तुम तो छुट्टी करो। अच्छा हुआ कि तुमने सब कुछ मरने से पहले बता दिया। हम सब संभाल लेंगे। डॉक्टर जोसेफ ने सख्त लहजे में कहा, और इसके साथ ही उसने ट्रिगर दबा दिया।
समंदर में कोई दिफाई लाइनिंग मौजूद नहीं है। इमरान ने दूरबीन को आंखों से हटाते हुए कहा। इसका मतलब है कि उन्होंने जो दिफाई इंतजामात कर रखे हैं वो जजीरे तक ही महदूद हैं, सफदर ने कहा। फिर तो लॉन्च के जरिए वहां तक पहुंचा जा सकता है, जूलिया ने कहा। नहीं, समंदर के अंदर इंतजामात नहीं है, बाहर तो जरूर होंगे, क्योंकि माहिगीर बूढ़े बर्नार्ड ने मुझे बताया है कि लॉन्चों को समंदर में ही तबाह कर दिया जाता है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ऐसा है तो फिर समंदर में भी उन्हें हिफाजती इकदाम करने चाहिए थे, सफदर ने कहा। मेरा ख्याल है कि ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि इस जजीरे से लेबोरेटरी वाले जजीरे तक 50 नॉट यानी तकरीबन 50 बहरी मील का फासला है, और ये फासला इतना है कि कोई आदमी चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो तैरकर नहीं पहुंच सकता, इमरान ने कहा। ओह हाँ, वाकई, फिर हम कैसे पहुंच सकेंगे, जूलिया ने चौंक कर कहा। जो बात तुमने नहीं सोची वो बात टाइगर ने पहले ही सोच ली थी, इसलिए वो खुसूसी असले के साथ साथ ऊपर भी ले आया था, वो पंखा जो हमें खुद ही खींचकर जजीरे तक ले जाएगा, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे टाइगर की जहानत पर तहसीन का इजहार कर रहा हो। बॉस, ये तो जरूरी था, वरना हम किस तरह भी तैर कर इतना तवील फासला तय न कर सकते थे, टाइगर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे इमरान ने उसकी तारीफ करके उसे उल्टा शर्मिंदा कर दिया हो। लेकिन इमरान साहब, जजीरे के साहिल पर यकीनन हिफाजती इंतजामात होंगे, इसके लिए आपने क्या प्लानिंग की है, सफदर ने कहा। अभी तो हमें यह भी मालूम नहीं है कि वहाँ किस दर्जे की और किस किस्म की तनसीबियात है। एक घाट ऐसा है जहाँ से लॉन्चें आती जाती हैं, वहाँ ऐसे इंतजामात नहीं होंगे, इसलिए उस घाट पर कब्जा कर लेने के बाद हम आसानी से आगे बढ़ सकेंगे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। बॉस, उस घाट को लाजमन वो लोग खुसूसी तौर पर चेक करते रहते होंगे, इसलिए मैंने विलिंगटन से खुसूसी तौर पर 1100 सुपर 0+ आला मंगवाया है, मुझे उम्मीद है कि वो वहाँ काम दिखाएगा, टाइगर ने कहा। मुझे तो लगता है कि तुमने अभी ये भी कह देना है कि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ब्लैक हेड फार्मूला भी लेबोरेटरी से मंगवा लिया गया है, इमरान ने कहा। तो सब बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। गुड शो टाइगर, तुम वाकई अब बहुत आगे जाने लग गए हो, वेरी गुड, जूलिया ने टाइगर की तारीफ करते हुए कहा तो टाइगर का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। मेरा ख्याल है कि हमें बराह रास्त जजीरे पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि वहाँ कोई खाड़ी तलाश करके गोताखोरी के लिबास वगैरह उतार कर और असला लेकर आगे बढ़ना चाहिए, कैप्टन शकील ने कहा। हो सकता है कि टाइगर कहे कि उसने खाड़ी पहले ही तलाश कर ली है और उसमें सुरंग लगाने वाली जदीद तरीन मशीन भी मंगवा ली गई है, इमरान ने कहा तो हर तरफ कह कहे बिखर गए। बॉस, खाड़ी तो तलाश नहीं की, अलबत्ता सुरंग लगाने वाली मशीन मैंने वाकई मंगवा ली है कि शायद जरूरत पड़ जाए, टाइगर ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा। अरे वाकई, मैं तो मजाक कर रहा था, गुड शो, इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा, और फिर उसने आगे बढ़कर बाकायदा टाइगर के कंधे पर थपकी दी तो टाइगर का चेहरा फर्त मसरत से फूल की तरह खिल उठा, और फिर थोड़ी देर बाद वो सब अपनी अपनी पुश्त पर मखसूस थैले बांधकर और गोताखोरी के मखसूस लिबास पहनकर आगे बढ़े, और साहिल पर पहुंचकर उन्होंने गोताखोरी के मास्क के ऊपर ही ऊपर को बांधकर इस तरह एडजस्ट किया कि वो आज़ादी से हाथों को हरकत दे सके, और फिर एक एक करके वो सब पानी में उतर गए। काफी गहराई में जाकर उन्होंने अपना रुख जजीरे की तरफ किया और फिर ऊपर चला दिए। थोड़ी देर बाद वो एक कतार में तेजी से आगे बढ़े चले जा रहे थे। सबसे आगे इमरान था, उसके पीछे जूलिया और सालेहा, और फिर दूसरे साथी, और सबसे आखिर में टाइगर था। ऊपर चूंकि जदीद साख्त के थे और उनके इंजन खासे ताकतवर थे, इसलिए उनकी रफ्तार आम ऊपर से भी ज्यादा तेज थी, और फिर तकरीबन 1.5 घंटे तक मुसलसल और तेज रफ्तारी से तैरने के बाद उन्हें दूर से जजीरे का हयूला नजर आने लग गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जजीरे के करीब होते गए तो इमरान ने हाथ को पानी में मखसूस अंदाज में लहराया तो सब समझ गए कि वो उन्हें हुपर बंद करने और रुकने का इशारा कर रहा है। उसके साथ ही इमरान ने अपना हुपर भी बंद कर दिया, उसके साथियों ने भी उसकी पैरवी की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब रुक गए। तुम सब यहीं रुको, मैं कोई ऐसी खाड़ी तलाश करता हूँ जो पानी से ऊपर और साहिल से नीचे हो, इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन करते हुए कहा, क्योंकि हुपर की वजह से उन्हें ट्रांसमीटर ऑफ रखने पड़े थे। इमरान साहब, बाएं हाथ पर ऊपर एक खाड़ी मौजूद है, मैंने चेक कर लिया है, कैप्टन शकील की आवाज सुनाई दी। पानी के अंदर रहते हुए तुमने कैसे चेकिंग कर ली, इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। इमरान साहब, मेरी जिंदगी ज्यादातर नेवी में और समंदर में गुजरी है, मैं लहरों की रफ्तार से चेक कर लेता हूँ कि उनके ऊपर जजीरे पर क्या है, चट्टाने हैं, खाड़ियां हैं या दरख्त हैं, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। गुड शो, फिर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे आते हैं, इमरान ने कहा तो कैप्टन शकील ने अपना रुख बदला और फिर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। जजीरे के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसने ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दिया।
एहतियात से यहाँ हिफाजती तंसीबियात भी हो सकती हैं। इमरान ने कहा, मैं ख्याल रखूंगा, कैप्टन शकील ने कहा और फिर वो सतह समंदर पर आ गया। लेकिन दूसरे लम्हे उसने यकलक पलटकर गहरा गोता लगाया। क्या हुआ? उसके पीछे सतह समंदर से वापस जाते हुए इमरान ने उसे गोता लगाते देखकर पूछा। ऊपर आदमी मौजूद हैं, वो शायद हमें चेक कर चुके हैं। हमें अब फौरी तौर पर घूमकर ऊपरी तरफ जाना होगा, कैप्टन शकील ने कहा। क्या उन्होंने तुम्हें देख लिया है? इमरान ने तशवीश भरे लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि देख लिया है। अगर हम गहराई में जाकर घूम जाएं तो शायद वो हमें चेक न कर सके, कैप्टन शकील ने कहा। ठीक है, आओ, इमरान ने कहा और फिर इमरान के साथी भी उसकी पैरवी करते हुए गहराई में उतरते चले गए। चंद लम्हों बाद उन्होंने एक बार फिर ऊपर स्टार्ट कर लिए और तेजी से घूमते हुए साइड से होकर आगे बढ़ने लगे। इमरान साहब, यहाँ ऊपर कोई बड़ा गार या खाड़ी है, क्योंकि यहाँ लहरों की रफ्तार और हजम ऐसा नजर आता है। ऊपर बंद करके कैप्टन शकील ने अपना ट्रांसमीटर ऑन करते हुए कहा। उसकी बात सबने सुन ली और उन्होंने अपने हुपर बंद कर दिए, जबकि इमरान ने अपना हुपर बंद करके ट्रांसमीटर ऑन कर लिया। मैं ऊपर जाता हूँ, इमरान ने कहा और इसके साथ ही वो तेजी से ऊपर सतह की तरफ उड़ता चला गया। पानी से सर बाहर निकालकर उसने तेजी से इधर उधर देखा। उसके ऐन ऊपर साहिली पट्टी काफी बुलंदी पर थी और दरमियान में एक गार का दहाना था जो आधे से ज्यादा पानी से भरा हुआ था। इसका मतलब था कि पानी उसके अंदर भी भरा हुआ होगा, अलबत्ता साहिल पर उसे कोई आदमी दिखाई ना दे रहा था। आ जाओ सब, जल्दी, इमरान ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही वो तेजी से आगे बढ़कर कार में दाखिल हो गया। उसके साथी भी उसके पीछे अंदर आने लगे। इमरान अब काफी आगे चला गया था और जूं-जूं वो आगे बढ़ रहा था, पानी नीचे होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो खुश्क जमीन पर पहुंच चुका था। गार अभी तक आगे जा रहा था और फिर थोड़ी देर बाद गार बंद हो गया। ये एक ठोस और सख्त चट्टान थी जिसने गार को बंद कर दिया था। इमरान ने ऊपर उतारकर हेलमेट भी उतार दिया। उसके पीछे एक एक करके उसके सब साथी भी खुश्क जमीन पर पहुंच गए और फिर इमरान समेत सबने गोताखोरी के लिबास उतारकर एक तरफ रख दिए ताकि वापसी में अगर मौका मिले तो यहाँ आकर दोबारा उन्हें इस्तेमाल में ला सकें। गोताखोरी का लिबास उतारकर इमरान ने अंदरूनी जेब से एक मुस्ततिल शक्ल का लेकिन छोटा सा आला निकाला और उसका रुख पानी की तरफ करके उसने उस पर मौजूद मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। चंद लम्हों तक वो इस आले को देखता रहा, फिर उसने बेख्तियार एक तवील सांस लेते हुए आले को ऑफ करके वापस अंदरूनी जेब में रख लिया। तुमने 1100 सुपर 0+ बताया था ना, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, टाइगर ने फौरनी जवाब दिया। यहाँ उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर आलात नस्ब हैं, तकरीबन 2000 पावर के, इसलिए तुम्हारा यह आला यहाँ काम नहीं कर सकता, इमरान ने कहा। ओ, इस कदर ताकतवर आलात, टाइगर ने हैरान होकर कहा। ये यहूदियों की ऐसी लेबॉर्ट्री है जिसकी हिफाजत के लिए वो अपनी पूरी दौलत भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे फार्मूले पर काम हो रहा है जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया में यहूदी सल्तनत के क़याम का ख्वाब पूरा कर सकते हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। अब क्या करना होगा इमरान साहब, सफदर ने कहा। अब सुरंग लगाकर आगे बढ़ना होगा, निकालो सुरंग का सामान, इमरान ने कहा। लेकिन उसकी थरथराहट तो ऊपर महसूस कर ली जाएगी, कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, हम साहिल से ज्यादा अंदर नहीं हैं और आमतौर पर साहिल के करीब दरख्तों के झुंड होते हैं। बहरहाल अब रिस्क तो लेना ही होगा, वरना हो सकता है कि वो अपने जदीद आलात से हमारी यहाँ मौजूदगी का खोज लगा ले और फिर हम सबके लिए एक बम ही काफी होगा, इमरान ने कहा तो सबने इस्बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद टाइगर और सफदर मिलकर सुरंग लगाने में मसरूफ हो गए। कोशिश करो कि कम से कम लंबाई में जाओ, इमरान ने कहा तो सफदर ने इस्बात में सर हिला दिया। वो अब दोनों सुरंग लगाते हुए आगे बढ़ गए थे। सुरंग इस कदर तंग बन रही थी कि उसमें से सिर्फ एक आदमी ही आगे बढ़ सकता था और वो भी रेंग कर। थोड़ी देर बाद मिट्टी बाहर आना बंद हो गई और फिर यकलक रोशनी गार में दूर से नजर आने लग गई। आ जाए इमरान साहब, ऊपर वाकई दरख्त और झाड़ियां हैं, सफदर ने पीछे रेंग कर वापस गार में आकर कहा और एक बार फिर आगे को रेंग गया। उसके पीछे इमरान और उसके पीछे उसके साथी भी गार में रेंगते हुए ऊपर पहुंच गए। टाइगर सबसे पहले बाहर आया था। यहाँ खासी ऊंची झाड़ियां थीं और ऊपर घने दरख्तों का झुंड था। इमरान ने अंदरूनी जेब से वही आला निकाला जिससे उसने पहले आलात की ताकत चेक की थी और फिर उसे चारों तरफ घुमाकर उसने चेकिंग शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। उसने आले को ऑफ करके उसे वापस अपनी अंदरूनी जेब में रख लिया। असला निकाल कर जेबों में भर लो, यहाँ से हमने तनवीर एक्शन करना है और जजीरे पर जो भी नजर आए उड़ा दो। सामने ही लेबॉर्ट्री है, उसे हमने मुकम्मल तौर पर तबाह भी करना है और फिर वापस यहीं आकर इस सुरंग के जरिए नीचे कार में पहुंचना है।
इमरान ने बाकायदा फिल्मी हिदायतकारों के अंदाज में सबको हिदायत देते हुए कहा और वो सब तेजी से हरकत में आ गए। चंद लम्हों बाद इंतहाई ताकतवर बम उनकी जेबों में थे और उनके हाथों में मशीन गन कम मिसाइल गनें मौजूद थी। टाइगर ने इस बार एक्रीमिया की ये जदीद तरीन ईजाद कहीं से हासिल कर ली थी। इसे हाल ही में ईजाद किया गया था। ये बैक वक्त 2 फंक्शंस की हामिल थी। आम हालत में वो मशीन गन के अंदाज में काम करती थी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ एक बटन प्रेस करने से ये मशीन गन मिसाइल गन में तब्दील हो जाती थी। इसमें मशीन गन और मिसाइल गन दोनों का फुल मैगजीन लोड होता था। इसे कोड में MM या डबल M गन कहा जाता था, यानी मशीन प्लस मिसाइल गन। और फिर वो सब झाड़ियों की आड़ लेकर आगे बढ़ने ही लगे थे कि यकलत उनके सरों पर हल्का सा धमाका हुआ और इसके साथ ही वहां उस इलाके में यकलत दूधिया रंग का धुआं तेजी से फैलता चला गया और उसके साथ ही इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से यकलत जान निकल गई हो। वो देख सकता था, सोच सकता था, लेकिन हरकत ना कर सकता था। वो जमीन पर गिर चुका था और अब मुंह जमीन पर डाले वो बेबसी और बेकसी की तस्वीर बना नजर आ रहा था। कर्नल स्टार्क मशीन रूम में बने हुए शीशे वाले कमरे में अर्नोल्ड के पास बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर तशवीश के तासुरात नुमाया थे। सामने मशीन की स्क्रीन पर उन्हें 5 मर्द और 2 औरतें हुपर के जरिए जजीरे की तरफ बढ़ते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। इनका खात्मा कर दो अर्नोल्ड, इन अफरियतों का खात्मा कर दो, कर्नल स्टार्क ने यकलक चीख कर कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे अगर वो चीख कर ना बोला तो उसका दम सीने में ही घुट जाएगा। बेफिक्र रहें सर, मैंने मुकम्मल इंतजामात किए हुए हैं, आप बस देखते जाएं, अर्नोल्ड ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। क्या तुम्हारे पास इन्हें समंदर में ही हलाक करने का कोई जरिया नहीं है? कर्नल स्टार्क ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने पहले भी आपको बताया था बॉस, के समंदर के ऊपर तो हम इन्हें हलाक कर सकते हैं, लेकिन समंदर के अंदर इन्हें हलाक करने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है, अर्नोल्ड ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, तुमने बताया तो था, लेकिन ये तो जजीरे की तरफ बड़े चले आ रहे हैं, इन्हें आखिर तुम किस तरह रोकोगे? कर्नल स्टार्क ने झुलाए हुए लहजे में कहा। उसका शायद बस ना चल रहा था, वरना वो एक लम्हा मजीद गुजारे बगैर इन्हें हलाक कर देना चाहता था। बॉस, आप देखते जाएं, इनकी हलाकत हर लिहाज से यकीनी है, अर्नोल्ड ने जवाब दिया। वो ऊपर आ रहे हैं, ऊपर, कर्नल स्टार्क ने यकलत कदरे चीख कर कहा। ऊपर मेरे आदमी मौजूद हैं, जैसे ही ये ऊपर आएंगे उन्हें फायरिंग करके हलाक कर दिया जाएगा, अर्नोल्ड ने उसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। और कर्नल स्टार्क ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। ओ, ये बेहद होशियार है, ये सब ऊपर नहीं आए, एक आया और वो भी फौरन डुबकी लगा गया। क्या यहाँ फायरिंग करके इन्हें हलाक नहीं किया जा सकता? कर्नल स्टार्क ने एक बार फिर चिल्लाए हुए लहजे में कहा। नहीं बॉस, ये इतनी गहराई में है कि ऊपर से फायरिंग का कोई फायदा नहीं होगा, अर्नोल्ड ने जवाब देते हुए कहा। ओ, ये फिर ऊपर को उठ रहे हैं, थोड़ी देर बाद कर्नल स्टार्क ने कहा। हाँ, लेकिन ये ऊपर नहीं आ सकते, जैसे ही ये हिफाजती तंसीबियात से टकराए उनके पुरखच्चे उड़ जाएंगे, आप देखते जाएं बॉस, अर्नोल्ड ने जवाब दिया। वो साथ साथ मशीन को मुसलसल ऑपरेट करता जा रहा था। अपने आदमी भेजो यहाँ, जहाँ से ये ऊपर उठ रहे हैं, कर्नल स्टार्क ने बेचैन से लहजे में कहा। उसकी ज़रूरत नहीं है बॉस, जैसे ही ये साहिल पर पहुँचेंगे उनके पुरखच्चे उड़ जाएंगे, वैसे भी आदमियों को वहाँ तक पहुँचते पहुँचते देर हो जाएगी, अर्नोल्ड ने कहा। अरे ये क्या, ये तो गार में घुसते जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ओ, इन्हें हलाक कर दो, कर्नल स्टार्क ने यकलक एक बार फिर चीखते हुए कहा। बॉस, गार हमारी चेकशुदा है, ये आगे से बंद है, इन्हें बहरहाल वापस आना पड़ेगा, अर्नोल्ड ने जवाब दिया। अब स्क्रीन पर वो लोग नजर नहीं आ रहे थे। ये गार में क्यों गए होंगे? ये वहाँ क्या कर रहे हैं? कर्नल स्टार्क ने तेज लहजे में कहा। बॉस, ये हुपर और गोताखोरी का लिबास उतारकर वहाँ रखने के लिए गए हैं, ताकि जजीरे पर आकर आज़ादाना नकल व हरकत कर सके, लेकिन इन्हें मालूम नहीं है कि ऊपर इनकी मौत इन पर झपट पड़ने के लिए इंतजार कर रही है, अर्नोल्ड ने जवाब दिया। कर्नल स्टार्क जिस कदर बेचैन था, अर्नोल्ड उतना ही मुतमईन नजर आ रहा था। ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं अर्नोल्ड, और तुम इन्हें इजी ले रहे हो। कर्नल स्टार्क से ना रहा गया तो वो बोल पड़ा। बॉस, मुझे मालूम है कि यहाँ क्या क्या हिफाजती इक़दामात मौजूद हैं, इसलिए मैं मुतमईन हूँ कि इनकी मौत बहरहाल यकीनी है, अर्नोल्ड ने जवाब दिया। हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसी मशीन हो जिसके जरिए ये हमारे हिफाजती आलात को ज़ीरो कर दे, कर्नल स्टार्क ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। बॉस, इस जजीरे पर इस कदर ताकतवर आलात हैं कि आज तक एक्रीमिया भी इन्हें ज़ीरो करने की मशीन तैयार नहीं कर सका। ये पाकिस्तानी पसमानदा लोग ऐसी मशीनरी कहाँ से लाएंगे? अर्नोल्ड ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया।
इन्हें अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। ये अंदर आखिर कर क्या रहे हैं? कुछ देर बाद जब कर्नल स्टॉक से खामोश ना रहा गया तो वो बेख्तियार बोल पड़ा, अभी ये वापस आ जाएंगे बॉस, अभी आप देखते रहें। अर्नोल्ड ने जवाब दिया, इन गारों और खाड़ियों में भी तुम्हें हिफाजती आलात नस्ब करने चाहिए थे, तुमने इन्हें खाली क्यों छोड़ दिया है? कर्नल स्टॉक ने तेज लहजे में कहा, इसकी जरूरत ही नहीं थी बॉस। जजीरे और लेबोरेटरी को इन गारों और खाड़ियों में बैठकर तबाह नहीं किया जा सकता, इन्हें बहरहाल जजीरे पर आना पड़ेगा। अर्नोल्ड ने जवाब दिया और फिर उसका फिक्रा अभी खत्म ही हुआ था कि मशीन से सीटी की तेज आवाज निकलने लगी और वो दोनों ही उछल पड़े। क्या हुआ, क्या हुआ? कर्नल स्टॉक ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, जबकि अर्नोल्ड जवाब देने की बजाय मशीन को ऑपरेट करने में मसरूफ हो गया। सीटी की आवाज निकलनी अब बंद हो गई थी। अर्नोल्ड वैसे ही मशीन को ऑपरेट करता रहा। क्या हुआ है, बताते क्यों नहीं? कर्नल स्टॉक ने झिड़कते हुए लहजे में कहा, बॉस, वो लोग सुरंग लगाकर जजीरे पर आ रहे हैं। अर्नोल्ड ने कहा, क्या क्या कह रहे हो? सुरंग लगाकर? ओ वेरी बैड, ये कैसे लोग हैं? इनके पास हर तरीका मौजूद है। कर्नल स्टॉक ने हलक के बल चीखते हुए कहा, बॉस, परेशान होने की बात नहीं है। जहां ये लोग सुरंग लगाकर ऊपर आ रहे हैं वो पॉइंट 11 है। वहां घने दरख्तों का जखीरा है और नीचे ऊंची झाड़ियां हैं। अर्नोल्ड ने मशीन से हाथ हटाते हुए कहा, तो फिर क्या होगा? क्या दरख्त और झाड़ियां इन्हें हलाक कर देंगी? तुम अपने आदमी भेजो वहां फौरन। कर्नल स्टॉक ने तेज लहजे में कहा, बॉस, पॉइंट 11 पर दरख्तों पर वसी इलाके में बेहोश कर देने वाली गैस फैलाने वाला आला नस्ब है, क्योंकि यहाँ जहरीले सांपों की अक्सरियत होती है। मैंने खुसूसी तौर पर यह गैस वहाँ नस्ब कराई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ फायर होती रहती है। इस तरह जहरीले सांप और दीगर हशरातुल अर्ज भी साथ साथ हलाक होते रहते हैं, वरना इनसे खतरा था कि वो पूरे जजीरे पर भी फैल सकते हैं और लेबोरेटरी में भी दाखिल हो सकते हैं। उनसे हमारे आदमी भी हलाक हो सकते हैं, इसलिए यहाँ मैंने जहरीली गैस फायर करने वाला आला लगा रखा है। अर्नोल्ड ने जवाब दिया, तुम्हारा मतलब है कि इस गैस से ये लोग जजीरे पर आते ही हलाक हो जाएंगे? कर्नल स्टॉक ने उम्मीद भरे लहजे में कहा, हलाक तो अशरातुल अर्ज या सांप वगैरह होंगे, लेकिन ये लोग लाजमन मफलूज हो जाएंगे और फिर हमारे आदमी इनके सरों पर पहुंच जाएंगे और इन्हें हलाक कर देंगे। अर्नोल्ड ने जवाब देते हुए कहा, और इस बार कर्नल स्टॉक ने कदरे इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। उन दोनों की नजरें स्क्रीन पर इस तरह जमी हुई थी जैसे लोहा मिगनातीस से चिमट जाता है। वो देखिए सर, वो आदमी बाहर आ गया है। अर्नोल्ड ने कहा, हाँ, मगर वो तो बेहोश नहीं हुआ। कर्नल स्टॉक ने चौंक कर कहा, अभी हो जाएगा सर, सबको बाहर आने दें। अर्नोल्ड ने एक बार फिर मशीन को ऑपरेट करते हुए कहा और कर्नल स्टॉक ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। स्क्रीन पर अब वो इलाका फैलता जा रहा था जहां से ये लोग जजीरे पर आ रहे थे और फिर हर चीज उन्हें नजर आने लग गई। वो सब आम लिबासों में थे और उनके पास अजीब साख्त की गनें थीं और वो सब झाड़ियों की ओर से जजीरे की तरफ बढ़ रहे थे। अब आप देखें, इन्हें मफलूज होते, अर्नोल्ड ने मसरत भरे लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने मशीन पर मौजूद सुर्ख रंग का एक बटन प्रेस कर दिया तो यकलक स्क्रीन पर दूधिया रंग का धुआं सा फैलता चला गया। वो मारा बॉस, आखिरकार हम जीत गए। अर्नोल्ड ने मसरत भरे लहजे में कहा, ओ वेरी गुड, तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है, लेकिन ये सिर्फ मफलूज हुए हैं, इन्हें फौरन हलाक भी कर दो। कर्नल स्टॉक ने कहा,